जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हैं। अभी यूपी पीसीएस की वैकेंसी आई है 173, तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म फिलअप कर देंगे और उससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित हम प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है उसको देख लेंगे। पादपों में स्टिग मेस्टेरोल, ओगेस्टेरोल, साइटोस्टेरोल आदि विभिन्न प्रकार के एस्टेरोल पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये पादपों में, जो कोलेस्ट्रॉल से अति निकट सदृश्यता दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कोलेस्ट्रॉल से अति निकट सदृश्यता दर्शाते हैं। इन पादप एस्टेरोल को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इन पादप एस्टेरोल को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। क्या कहा जाता है इसको? फाइटोएस्टेरोल कहा जाता है। फाइटोएस्टेरोल के अंतर्गत आएंगे आपका स्टिगमेस्टेरोल, ऑगेस्टेरोल, साइटोएस्टेरोल आएंगे। इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है? फाइटोएस्टेरोल के अंतर्गत रखा गया है। और रखने के पीछे की जो वजह है वो यह है क्योंकि विभिन्न पादपों से ही प्राप्त करके विश्लेषित किए जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार के पादप हैं उनसे ही प्राप्त करके विश्लेषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी समझ में आ गया होगा। यदि एस्टेरोल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। प्राकृतिक रूप से स्वयं न हो पाने की स्थिति में, देखिए किससे प्राकृतिक रूप से स्वयं न हो पाने की स्थिति में कृत्रिम वीर्य सेचन कराया जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको या किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है? स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। केवल शुक्राणुओं को ही यहाँ पर स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर अंतर्राष्ट्रीय, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से देश के साथ में किए हैं? यहाँ पर ये किए हैं चीन के साथ में। और कब किए थे? सन 2013 में यह समझौता हुआ था। कब हुआ था? सन 2013 में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जिसको कहेंगे उसको कहेंगे जीएम। फसलों में रूपांतरित अनुवांशिक पदार्थ किसके कारण होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ किसके कारण होते हैं? रूपांतरित अनुवांशिक पदार्थ किसके कारण होते हैं? पहला दिया गया है नए लाभदायक डीएनए का आगमन। किसका आगमन? नए लाभदायक डीएनए का आगमन। दूसरा दिया गया है हानिकारक डीएनए का निष्कासन, यानी कि जो हानिकारक डीएनए होगा उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, अर्थात निकाल दिया जाएगा। तीसरा है आरएनए का आगमन, या आरएनए को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। नए विशेषकों का आगमन, जो नए विशेषक है उनका इसमें क्या कर दिया जाएगा? आगमन कर दिया जाएगा। तो आपको नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर, इनके इस कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव इसमें करना है। बताना है कि क्या ऑप्शन 1 ए में दिया गया 1 और 2 सही है, बी में दिया गया 1, 2, 3 सही है, सी में दिया गया 3 और 4 सही है और डी में दिया गया 1, 2 और 4 सही है। तो क्या सही है इसमें? 1, 2 और 4 सही है। अर्थात अनुवांशिकता अर्थात रूपांतरित फसलों में रूपांतरित अनुवांशिक पदार्थ के कारण किसके कारण होते हैं? पहला है नए लाभदायक डीएनए का आगमन होगा। दूसरा विद्यमान हानिकारक डीएनए का निष्कासन भी होगा, अर्थात डीएनए के दोनों फॉर्म होंगे। लाभदायक जो डीएनए होंगे उनको ऐड भी कर दिया जाएगा और जो हानिकारक होंगे उसको हटा दिया जाएगा, अर्थात रिमूव कर दिया जाएगा। तीसरा नए विशेषक, अर्थात नए विशेषक जिनकी उनको आवश्यकता है उनका यहाँ पर आगमन भी करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है भारत में निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों
अर्थात जोनों में से किस एक का मुख्यालय मध्य समुद्र तट तल से अधिकतम ऊंचाई पर है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर, इनमें सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे जिसकी ऊंचाई कितनी है? 671 मीटर है। कितनी मीटर है? 671 मीटर पर यह अवस्थित है। जबकि आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है, दक्षिण पूर्वी रेलवे कहाँ पर है? देखिए दक्षिणी पश्चिमी जो रेलवे है यह कहाँ पर है? हुबली में है। कहाँ पर है ये? हुबली में है दक्षिण पश्चिमी आपका रेलवे। और ऊंचाई कितनी है? 671 मीटर है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। कहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में। और ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है इसकी 9 मीटर। केवल कितने मीटर? 9 मीटर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय आपका? जबलपुर में। पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। और ऊंचाई कितनी? 421 मीटर है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में। कहाँ पर? हाजीपुर में है। और ऊंचाई इसकी कितनी है? यहाँ पर ऊंचाई आपकी दी गई है 55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ध्वनि का वेग, ध्वनि के वेग की यहाँ पर बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिए गए हैं, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होती है किसकी चाल? ध्वनि की चाल। इनके कोई पदार्थ जितना अधिक ठोस होगा तो वहाँ पर ध्वनि की चाल अधिक होगी, और यदि वह गैसीय अवस्था में होगा तो वहाँ पर ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी। इतना आप समझ सकते हैं। ध्वनि का वेग जो है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम होता है। ठोस में क्या होगा? अधिकतम, और गैस में क्या होगा? न्यूनतम होता है। इससे संबंधित और सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्वनि के वेग से संबंधित ही, तो उनको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, टेलेक्सेटाइट और सेटेलेमाइट किसके अभिलक्षण है? टेलेक्सेटाइट और सेटेलेमाइट किसके अभिलक्षण है? तो एक कास्टर स्थलाकृति के लक्षण है। किसके हैं? कारस्ट स्थलाकृति के लक्षण है। देखिए अस्टेलाइट और अस्टेलेमेगमाइट कास्ट स्थलाकृति के उदाहरण है। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टान के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थलाकृतों को क्या कहा जाता है? कास्ट स्थलाकृति का नाम दिया जाता है। कितना क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया, गैस में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेंगे। गैस में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि गैस में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, उच्चतम आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं, उच्चतम आयामों वाली ध्वनि तरंगों की प्रकृति अपेक्षाकृत कैसी होती है? तो प्रबल होती है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, उच्च श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती है। उच्च श्रव्य अर्थात जिनकी श्रव्य क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, उनकी ध्वनि तरंगे कितनी क्या होती है? तीक्ष्ण होती है। लेकिन गलत क्या है? गलत है ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्रासर्व तरंगे कहलाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? अवश्रव्य, न कि प्राश्रव्य। क्या कहा जाता है उसको? अवश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है, यदि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगे हैं। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंग क्या कहा जाता है? अवश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अर्थात यही बात इसमें सही नहीं है, बाकी सभी की सभी सही दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद करते हैं कि सही रूप से समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप
अर्थात व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो क्या सही क्रम है इनका? सबसे पहले आएगा बुध, बढ़ता हुआ क्रम है, न कि घटता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे पहले क्या आएगा आपका? बुध आएगा, फिर उसके बाद मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर यूरेनस आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन अर्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रक्त के स्कंदन से क्या तात्पर्य? अर्थात रक्त का थक्का जमना। इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अर्थात जैसे आपको चोट लगी तो चोट लगने के देखेंगे आप कुछ समय बाद, हो सकता है 5 या 10 मिनट बाद, रक्त का थक्का स्वर जम जाता है और आपका ब्लड रुक जाता है। तो इसके लिए कौन सा विटामिन कारक है? जिनका नहीं रुकता तो उनमें उस विटामिन की कमी है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण। इसका रासायनिक नाम की यदि बात करें तो आप तो ऐसे पूछ सकते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन। क्या नाम है? फिल्लोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? ज्वालामुखी मूल का कौन सा एक द्वीप है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रियूनियन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी दिया गया अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मालदीव, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी दिया गया मालदीव। तो किसका बताना है यहाँ पर? यह बताना है ज्वालामुखी मूल। तो ज्वालामुखी मूल का कौन सा है? ज्वालामुखी मूल का आपका द्वीप है ये, कौन सा द्वीप दिया गया है? रियूनियन द्वीप क्या है? ज्वालामुखी मूल का द्वीप है। देखिए, हिंद महासागर में अवस्थित रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी मूल का हिस्सा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है? जलमग्न पर्वत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है? एक जलमग्न पर्वत है, इनके पर्वत का हिस्सा है। जबकि लक्षद्वीप एवं मालदीव परवाल द्वीप है। जो लक्षद्वीप और जो आपका मालदीव है, ये दोनों क्या है? परवाल द्वीप, अर्थात परवालों के ऊपर बसे हुए हैं। जबकि अंडमान और निकोबार किसके ऊपर बसा है? एक पर्वत के ऊपर बसा हुआ एक हिस्सा है। जबकि रियूनियन क्या है? एक ज्वालामुखी मूल का, अर्थात ज्वालामुखी के ऊपर ये अवस्थित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। विटामिन B12 की कमी प्रणाली अरक्तता का कारक है। जंतुओं द्वारा विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं होता, अतः मानव को अपना संपूर्ण विटामिन B12 अपने आहार के माध्यम से ही प्राप्त होता है। किसके माध्यम से प्राप्त होता है? अपने आहार के माध्यम से ही प्राप्त होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुचन धातु आयन उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 में कौन सा धातु संकुचन आयन उपस्थित होता है? तो CO3+ अर्थात कोबाल्ट आयन इसमें उपस्थित होता है। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन कथनों पर विचार भी कर लेंगे। भारत में अधिकांश कोयला और फेरस खनिज समूह विंध्य दक्षिणी में प्रायद्वीप में मिलते हैं। दूसरा दिया गया प्रायद्वीपीय भारत कभी उस अधिमहाद्वीप का अंश था जिस पर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सम्मिलित थे। तो कौन कौन से इसमें सही है? केवल ऑप्शन नंबर 2 ही इसमें करेक्ट आंसर है, बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर गलत है। देखिए, भारत में अधिकांश कोयला और फेरिस समूह उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में मिलता है। जब किसने क्या दे रखा है? दक्षिणी में प्रायद्वीप में मिलता है। जबकि कहाँ पर मिलता है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? उत्तर पूर्वी पठारी भी होना चाहिए, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में मिलता है। ठीक है भाई, तो इसीलिए केवल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत कभी उस अधिमहाद्वीप का अंश था जिस पर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आप सभी को पता होगा। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है? तो ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का प्रकार है, ये हमको बताना है। देखिए, किस प्रकार के? कार्बोहाइड्रेट। किस प्रकार के हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में ये अवस्थित है। और इसको भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऐसे पूछ सकते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब हुआ था? 1972 में पारित हुआ था। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कब इसको वो किया गया? 24 मई सन 1983 को इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। कोशिका का समस्त जीवित अंश जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। यह निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? यह निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? तो किससे निर्मित होता है? कोशिका का समस्त जीवित अंश अर्थात जीव द्रव्य जो कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? तो यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से यह क्या होता है? निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला है सामान्य 3 जनवरी को होने वाली रिविनिच पर पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी। दूसरा है 4 जुलाई को होने वाली रिविनिच पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूर होगी। 4 जुलाई को होने वाले सूर्योच्च पर पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होगी। चौथा दिया गया 3 जनवरी को होने वाले सूर्योच्च पर पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी। तो कौन कौन से सही है? इसमें से केवल 1 और 3 ही यहाँ पर सही है, बाकी दोनों के दोनों क्या है? गलत है। तो कौन सा एक में? 3 जनवरी को जो होगा तो पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम होगी। कब होगी? 3 जनवरी को। ठीक है जी। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होगी। तो यानी कि 3 जनवरी को नजदीक और 4 जुलाई को दूर होगी। इतना क्लियर हो गया? 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक पास आ जाती है और इस घटना को क्या कहा जाएगा? उपसौर की संज्ञा दी जाती है। रिविनिच किसको कहा जाता है? उपसौर। रिविनिच मतलब उपसौर। जबकि 4 जुलाई को अधिकतम दूर होगी, इसको क्या कहा जाएगा? अपसौर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपसौर की घटना इसको कहा जाता है। अर्थात उपसौर पूछेंगे तो 3 जनवरी और अपसौर पूछेंगे तो 4 जुलाई को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अपने किस योगदान के लिए नॉर्मल बोरलॉग ने अपने नोबेल पुरस्कार जीता? नोबेल पुरस्कार जीता। पहला दिया गया अत्यधिक उपज वाली फसलों का विकास। दूसरा दिया गया सिंचाई की आधारित संरचना का आधुनिकीकरण। तीसरा दिया गया संश्लेषित उर्वरकों और पीड़ानाशकों का आरंभ। तो कौन कौन से इसमें से सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केवल 1, बी दिया केवल 2, सी दिया गया 2 और 3, डी दिया गया है सभी के सभी सी है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अर्थात किसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था? अत्यधिक उपज वाली फसलों का विकास किया था किसने? नॉर्मल बोरलॉग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को 1.25 डायोप्टर पावर है। उसके लेंस की फोकस दूरी और स्वरूप क्या है? उसके लेंस की फोकस दूरी और स्वरूप कितना होगा? 80 सेंटीमीटर होगा। और कौन सा लेंस होगा इसमें इस्तेमाल? अवतल लेंस का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है? तो समुद्र तल में जो परिवर्तन होगा उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? बर्फ चादरों का पिघलना। यानी कि बर्फ की जो चादर हैं जब वह पिघल जाएंगी तो दीर्घकालीन समुद्र तल में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। देखिए वैश्विक ताप जैसे ही बढ़ेगा, वैश्विक ताप के बढ़ने के कारण बर्फ की चादर अर्थात ग्लेशियर के पिघलने की परिघटना समुद्र तल में परिवर्तन का दीर्घकालीन कारण कहा जाता है। समुद्र जल घनत्व में परिवर्तित अल्पकालीन कारणों में से भी संभव है। इस प्रकार वायुमंडलीय विक्षोभ एवं हिमखंडों का पिघलना अल्पकालीन कारण है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। 100 ग्राम द्रव्यमान का कोई बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने के लिए इसे कितनी ऊष्मा मात्रा की आवश्यकता होगी? बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मान 333.6 जूल प्रति ग्राम में लेना है हमको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 33,360 जूल। 33,360 जूल। यानी कि ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुणा गुप्त ऊष्मा।
और द्रव्यमान कितना है 100 है, और गुप्त ऊष्मा कितनी है 333.6। ठीक है, बर्फ का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। पहली क्या है लोहिता, दूसरी तीस्ता, तीसरी सुबनसिरा और चौथी संकोसी। तो उपरोक्त नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? पश्चिम दिशा में सबसे पहले कौन सी आएगी? पहले आएगी आपकी तीस्ता, तीस्ता के बाद में आएगी आपकी संकोसी, संकोसी के बाद में आएगी आपकी सुबनसिरा, सुबनसिरा के बाद में आएगी आपकी लोहिता। तो ये इसका क्रम हो गया कहाँ से? दक्षिण से पूर्व की ओर, अर्थात 2, 4, 3 और 1 इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, क्रम से संबंधित, नदियों के क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्नलिखित हार्मोन्स में से किस प्रकार का हार्मोन पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित किया जाता है? तो कौन सा? इंसुलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। देखिए, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा मुख्यतः पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्धारित करती है। किस पर निर्धारित करती है? पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्धारित करती है। पृथ्वी की घूर्णन गति लगाए गए बल को विक्षेपित बल या कोरोलिक बल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? कागज का जलना। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चक्रवात अक्षी पर क्या होता है? किसी चक्रवात अक्षी पर क्या होता है? देखिए, निर्मल आकाश और न्यूनतम तापमान। आकाश कैसा होगा? निर्मल होगा, और तापमान कैसा होगा? न्यूनतम होगा। किस पर होता है? किसी चक्रवात अक्षी पर होता है। देखिए, किसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात संचलन केंद्र में डूबे हुए हवा के एक क्षेत्र को संरक्षण देता है। एक क्षेत्र को क्या देगा? शरण देगा। यदि वह क्षेत्र मजबूत होता है तो यह एक बड़े चक्रवात नेत्र या अक्षी के रूप में विकसित हो जाता है। यदि वह क्षेत्र क्या होता है? मजबूत होता है, तो बड़े क्षेत्र में यह विकसित हो जाता है, बड़े चक्रवात के रूप में विकसित हो जाता है। चक्रवात स्थिति में सामान्यतः मौसम शांत होगा। कैसा होगा? मौसम शांत होगा, आकाश निर्मल होगा, बादल रहित होगा अवस्था व न्यूनतम तापमान होगा। ये सभी कारण उसमें होंगे चक्रवात अक्षी में, अर्थात जब चक्रवात आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है अम्लीय वर्षा चूना पत्थर से बनी इमारतों से अभिक्रिया करती है। दूसरा है सल्फर युक्त कोयले का दहन अम्लीय वर्षा में भागी हो सकता है। तीसरा है प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सुपोषण एक प्रभावी युक्ति है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, यानी कि अम्लीय वर्षा चूना पत्थर से बनी इमारतों से अभिक्रिया करती है। सल्फर युक्त कोयले का दहन अम्लीय वर्षा में भागी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, दंड चुंबक के संबंध में जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। यानी कि किसी भी चुंबक को यदि उसके बीच में से काटा जाएगा तो दो नए चुंबक उत्पन्न हो जाएंगे। आपने बचपन में देखा होगा, किसी चुंबक को यदि आप बीच में से तोड़ लेते हैं तो दो नए चुंबक का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, भारत में रासायनिक उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है रासायनिक उद्योग भारत में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। दूसरा है रंजक सेक्टर रासायनिक उद्योगों का एक महत्वपूर्ण खंड है। तीसरा है वस्त्र उद्योगों में रंजक की सर्वाधिक खपत होती है। तो कौन कौन से सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, अर्थात रासायनिक उद्योग के संबंध में सभी के सभी कथन सही हैं।
पहला भी रासायनिक उद्योग भारत में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। रासायनिक उद्योग जो है प्राचीनतम है बहुत ही। दूसरा रंजक अर्थात द्रव्य सेक्टर रासायनिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण खंड है। तीसरा वस्त्र उद्योग में रंजक अर्थात द्रव्य की सर्वाधिक खपत होती है। ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही बात है भाई। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, यह भी बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं है, गलत बात है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं। नाम भी लिख लेंगे। प्रोटियम लिखेंगे, प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटेरियम। कौन सा? प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक और अनुसंधान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, अंटार्कटिका में पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन, जिसको क्या कहा है? दक्षिणी गंगोत्री था। दूसरा है दक्षिणी गंगोत्री का अब पूर्वत बेस और संक्रमण शिविर के रूप में उपयोग होता है। तीसरा है मैत्री स्टेशन वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए पूरे वर्ष मानव संचालित रहता है। तो कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, अर्थात सभी के सभी सही हैं। अंटार्कटिका, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया भैया। क्या क्वेश्चन बन गया कि देश का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहाँ पर है? दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, कहाँ पर है? अंटार्कटिका। दक्षिणी गंगोत्री का अब पूरा बेस संक्रमण शिविर के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा है मैत्री स्टेशन वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए पूरे वर्ष मानव संचालित रहता है, अर्थात मानव के द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है भैया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। उसने बोला है कि सही नहीं है। देखिए पहला दिया गया विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान होती है, सत्य बात है बिल्कुल। दूसरा दिया गया किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तीसरा दिया गया किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटीनों की संख्या, प्रोटीनों नहीं प्रोटॉनों की संख्या क्या है? समान होती है। ध्यान से सुनेंगे, तीनों की तीनों चीजें सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज गलत, इनकरेक्ट है। तो किसी तत्व के सभी परमाणुओं में अणुओं की संख्या सदैव समान रहती है, यह बात क्या है? गलत है, अर्थात यही ऑप्शन क्या है? आपका सही आंसर बन गया है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के पास प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है, परंतु उसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? असमान होगी। क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए इसने न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या कर दी? समान कर दी है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न तो नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? नहीं, समान नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पेपर वाला बहुत ही कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होगी, तो आप किसी प्रकार से आपको घुमाने का प्रयास कर ले, वो आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। घरेलू और औद्योगिक प्रयोजन के लिए संश्लेषित रबड़ ने प्राकृतिक रबड़ का स्थान ले लिया है, इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारण है? तो महत्वपूर्ण कारण क्या है? संश्लेषित रबड़ के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। संश्लेषित रबड़ के लिए कच्चा माल क्या होगा? आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसका महत्वपूर्ण कारण यही है। 34 देख लेंगे। कोई व्यक्ति कंक्रीट की किसी मजबूत दीवार के पास धातु की घंटी बजाता है। किसकी घंटी बजा रहा है? धातु की। वह 0.3 सेकंड के पश्चात उसकी प्रतिध्वनि सुनता है। यदि ध्वनि 340 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो उस व्यक्ति को दीवार की दूरी क्या है? तो क्या है दीवार की दूरी? 51 मीटर है। सोल्यूशन इधर दे रखा है, आप देख लेंगे। मेरा सोल्यूशन यहाँ पे हमने सोल्व करके दिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 35। अफ्रीकी एशियाई पुनरुत्थान विषय पर बांडुरंग सम्मेलन 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए क्या बताना? सही है बताना है। इसको प्रश्न को बहुत ही विस्तृत रूप से सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि पूरा खेल प्रश्न का ये। आपसे सही है पूछा गया तो सही बताना है, गलत है पूछा गया तो गलत है बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया, देखिए बांडुरंग सम्मेलन क्या है? इंडोनेशिया, म्यांमार, सिलोन, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 29 देशों ने भेजा था। दूसरा, इस सम्मेलन ने 5 प्रयोजकों के इस
असंतोष को प्रतिबिंबित किया कि एशिया को प्रभावित करने वाले निर्णयों के विषय में उनसे परामर्श करने में पश्चिमी शक्तियों की अनिच्छा है। सी दिया गया है, यह सम्मेलन चीनी जनवादी गणतंत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव से चिंतित था। तो कौन कौन से सही है इसमें? केवल दूसरा और तीसरा प्रश्न यहां पर सही है। ठीक है जी। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम आपको दे देते हैं। अफ्रीकी एशियाई पुनरुत्थान विषय पर बांडोरंग इंडोनेशिया में प्रथम व्रत स्तरीय सम्मेलन 18 से 24 अप्रैल, तिथि भी याद रख लेंगे, 18 से 24 अप्रैल 1955 के मध्य आयोजित हुआ था। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चीन तथा अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव क्या करना था? कम करना था, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तथा एशियाई मुद्दों पर एशिया के विभिन्न देशों का शामिल किया जाना, एशियाई मुद्दों पर एशिया के विभिन्न देशों को शामिल किया जाना भी शामिल था। अफ्रीकी तथा एशियाई के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद का विशेष विरोध करना, उपनिवेशवाद का क्या करना था? विरोध करना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन को क्या करना था? प्रोत्साहन देना था। ये लक्ष्य इसमें शामिल थे और इसमें विश्व की 1/4 जनसंख्या के प्रतिभागी देशों ने प्रतिभाग किया था। विश्व के कितने? 1/4 देशों ने। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देख लेंगे। भारत को निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय स्थानों का मध्य समुद्र तल से उनकी ऊंचाई के आधार पर क्रमबद्ध किया जाना। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या है आपका? ऊटी दिया गया है। क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या है आपका? ऊटी है। ऊटी के बाद शिमला है, शिमला के बाद आपका दार्जिलिंग और दार्जिलिंग के बाद आपका मसूरी है। देखिए इनमें से ऊटी की ऊंचाई की यदि बात करें, ऊटी की ऊंचाई है आपकी 2240 मीटर। कितनी है? 2240 मीटर। ठीक है जी। ऊटी के बाद में फिर आपका दिया गया है यहाँ पर शिमला। शिमला की ऊंचाई कितनी है? शिमला की ऊंचाई आपकी है 2205 मीटर। कितनी है? 2205 मीटर। शिमला की ऊंचाई के बाद में फिर आपको देखनी किसकी है? दार्जिलिंग की ऊंचाई। दार्जिलिंग की ऊंचाई कितनी है? 2050 मीटर है। और यदि मसूरी की बात करें तो 2006 मीटर की ऊंचाई पर आपका मसूरी अवस्थित है। आप मसूरी गए होंगे, तो मसूरी गए होंगे तो आप समझ लीजिए कि 2006 मीटर की ऊंचाई पर मसूरी अवस्थित है। यदि क्रम की बात करो तो 3 2 4 1 है, अर्थात ऊटी शिमला दार्जिलिंग और मसूरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानता को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था? तो किसने किया था ये? अमलानंद घोष ने। क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि जो आप जैसे कि आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो। देखिए जो आपका पैटर्न है वो अलग ही पैटर्न आया हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे कि जो आपको लगेगा कि आपने पढ़ तो रखे हैं लेकिन आंसर आपको निकालने में उसमें कठिनाई हो सकती है। इसलिए विस्तृत रूप से आपको पढ़ना जरूरी है, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा इसमें, ये कन्फर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे। देखिए ये शायद क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया था। हिंद स्वराज भारत में उपनिवेश राज के विरुद्ध गांधी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम था। तो हिंद स्वराज की स्थापना कब हुई थी? सन 1909 ईस्वी में की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जा सकता है हिंद स्वराज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1909 में हुई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हिंद स्वराज भारत में उपनिवेश राज के विरोध में गांधी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम नहीं था। इसका परिणाम नहीं था लंबे समय से प्राप्त अनुभव का, क्योंकि उस टाइम पर अनुभव तो था ही नहीं, उनको अनुभव नहीं था, तो अनुभव नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेंगे। देखिए इसमें भी आपने पढ़ रखा होगा, इसको भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे लेकिन यहाँ पर उनको घुमा फिरा कर दे दीजिएगा तो आप गलत कर बैठेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय बताना है कौन सा है। तो केवल एक ही संवैधानिक निकाय है। कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको किस में लिखा गया है?
आपसे ये पूछ सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो किस अनुच्छेद से संबंधित है 338 ए से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संबंधित है। देखिए दूसरा क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये संवैधानिक निकाय नहीं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग, और इसकी स्थापना कब की गई थी 1992 में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। तो इनके सन महत्वपूर्ण है भाई, सन महत्वपूर्ण है, उनको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में भी आपको लिखना महत्वपूर्ण है कि इनकी स्थापना कब हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, अल्पसंख्यक आयोग 1992 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993, अर्थात मानव के अधिकार की यदि बात करेंगे तो 1993 में आएगा। इतना क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामलपुर स्थित सोल मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है, कौन सी एक समानता है, समानता बतानी है। तो कौन सी समानता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्णित किए गए हैं। किससे उत्कीर्णित किए, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्णित किए गए, अर्थात ठोस चट्टानों से निर्मित किए गए। इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामलपुर स्थित सौर मंदिर, दोनों की वो भी शैली कौन सी है, शैली द्रविड़ शैली है। पूछा जा सकता है कैलाश मंदिर में कौन सी शैली है, मामलपुर स्थित सौर मंदिर में कौन सी शैली है, तो कौन सी शैली है यहाँ पर, द्रविड़ शैली है। कौन सी शैली है, द्रविड़ शैली। दोनों के दोनों मंदिर का निर्माण किसमें हुआ है, द्रविड़ शैली में। उदाहरण है कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूटों, कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया है। एक प्रश्न और आ गया भाई, कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया है। जबकि सौर मंदिर का निर्माण भी आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया है, पल्लव के द्वारा किया गया है। पल्लव किसके द्वारा किया गया है, ये पल्लवों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसका या किनका राजपूत चित्रकला से संबंधित नहीं किया गया है, तो 3 और 4 राजपूत कला संबंधित, एक हमजा के कार्य और दूसरा बाबर के कार्य, हमजा के कार्य और बाबर के कार्य। देखिए राजपूत चित्रकला शैली मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे, कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। जिसमें कौन कौन से हैं, 12 मासा, रामगाथा, गीत गोविंद, राधा कृष्ण की लीलाएं आदि क्या है, महत्वपूर्ण है किसमें, राजपूत कला शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा भाई, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो कौन सी की थी ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए वर्ष 1966 से लेकर 1969 का दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की अस्थिरता का दौरान रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की अस्थिरता का दौर रहा है। इस पृष्ठभूमि में बनी चौथी पंचवर्षीय योजना जो कब तक चली थी, 1969 से 1974 तक चली थी, का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना एवं आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर आपका 43 देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा जो कुल और त्रिक तंत्रों को, शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। दूसरा दिया गया है 18वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी द्वारा लिखित समरेचक कहा, तकनीकी रूप से कोई तांत्रिक करती नहीं है परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से सराबोर है। तो कौन कौन से इसमें से कथन सही है यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, अर्थात दोनों के दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। फ्लिप वक्र के बारे में आपने पढ़ा हुआ, ये भी इकोनॉमिक्स से ही संबंधित है। फ्लिप वक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, यह है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच परस्पर, यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच परस्पर
प्रतिलोभ संबंध दर्शाता है, अर्थात ट्रेड ऑफ दर्शाता है। फिलिप वक्र का अधोमुखी ढलवा वक्र सामान्य केवल अल्पकाल के लिए ही प्रमाणित माना जाता है। तीसरा है, दीर्घकाल में फिलिप वक्र को सामान्यतः बेरोजगारी की त्वरणहीन मुद्रास्फीति दर पर अक्षैतिज समझा जाता है। तो ये 3 दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही है ये बताना है। केवल फर्स्ट और सेकंड ही यहाँ पर सही है, अर्थात फिलिप वक्र का अधोमुखी ढलवा वक्र सामान्यतः केवल अल्पकाल के लिए प्रमाणित है, अर्थात थोड़े समय के लिए यह प्रमाणित माना जाता है फिलिप वक्र को। तीसरा दिया गया, दीर्घकाल में फिलिप वक्र को सामान्यतः बेरोजगारी की त्वरणहीन मुद्रास्फीति दर अर्थात NIRU का अक्षैतिज समझा जाता है। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह बेरोजगार मुद्रास्फीति के बीच परस्पर प्रतिलोभ संबंध है, यानी कि केवल 1 और 2 ही यहाँ पर सही है, बाकी ये क्या है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे द्रव्य प्रपत्र का एक उदाहरण है। द्रव्य प्रपत्र के उदाहरण क्या है, कोष पत्र पहला दिया गया, दूसरा क्या, क्रेडिट कार्ड, तीसरा बचत खाते तथा अल्प अवधि जमाएं, चौथा है खुदरा मुद्रा बाजार के म्यूचुअल फंड। तो कौन कौन से सही है, 1, 3 और 4 सही है। पहला क्या है, कोष पत्र। द्रव्य प्रपत्र को ही क्या कहा जाएगा, कोष पत्र भी कहा जाएगा। कोष पत्र, बचत खाते तथा अल्प अवधि जमाएं, चौथा क्या है, खुदरा मुद्रा बाजार के म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश यूरोपीय आर्थिक संघ का सदस्य नहीं है। तो उज्बेकिस्तान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थशास्त्र में प्रतिरोध तकनीक के लिए प्रयुक्त होता है। क्या है, हेजिंग। देखिए, हेजिंग जोखिम कम करने के लिए प्रतिरोध संव्यवहार का सहारा लेने की एक तकनीक है। हेजिंग निवेश का एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन के जोखिम को कम किया जाता है। हेजिंग के माध्यम से किया जाता है जोखिम को कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भारत के प्रवासी नागरिकों की श्रेणी भारत के नागरिक अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई। तो सन 2003 में प्रविष्ट की गई थी। कब की गई थी, सन 2003 में प्रविष्ट की गई थी। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955, तो नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों का संशोधन किस वर्ष किया गया। पढ़ रखा होगा क्वेश्चन है आपने, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा किया गया था शिक्षा के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम प्रांत वर्ष 1911 में सृजित किया गया था। दूसरा क्या गया, 1874 में असम के अंतर्गत 11 जिले बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर में से पृथक कर दिए गए और एक चीफ कमिश्नरी के अधीन स्वतंत्र प्रशासक के रूप में स्थापित किए। तो दोनों के दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, उन्हें पहला दिया गया, फहान का गाओसेंग फहान जुहान भारत में बौद्ध स्थलों प्रथाओं का अदत आंखों देखा चीनी विवरण था। दूसरा दिया गया, यह ग्रंथ लिखते समय फहान सिर्फ 25 वर्ष का था। तीसरा दिया गया, फहान के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य उन ग्रंथों प्रांतों को प्राप्त करना और वापस ले जाना था जिनमें मठ के नियम अंतर्विष्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, था 1 और 3 इसमें सही है। देखिए, फहान का गाओसेंग फहान जुहान भारत में बौद्ध स्थलों और प्रथाओं का अद्यतन आंखों देखा चीनी विवरण था, किंतु यह ग्रंथ लिखते समय फहान 25 वर्ष का नहीं था। फहान के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य ग्रंथों को प्राप्त करना और वापस ले जाना था जिनसे मठ के नियम अंतर्विष्ट थे। फहान का जन्म की यदि बात करें तो 337 ईस्वी में माना जाता है तथा इन्होंने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक गुप्त काल में भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। तो किसके काल में आया था, गुप्तों के काल में आया था भाई फहान। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुमिनदई के स्तंभ पर उत्कीर्णित लेख अशोक के धर्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। दूसरा दिया गया है,
निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करते हैं। तो कौन से सही है इसमें? केवल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख है। देखिए रुम्नीदेही स्तंभ लेख में अशोक द्वारा कर माफी का उल्लेख किया गया। तो किसका उल्लेख किया गया है यहाँ पर? कर माफी का। आपसे वैसे पूछ सकते हैं कर माफी का अभिलेख किस अभिलेख में किया गया है? तो रुम्नीदेही स्तंभ लेख में किया गया कर माफी का। अशोक ने धर्म की व्याख्या दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में की गई। धर्म की व्याख्या कौन से में की गई? दूसरे में की गई और सातवें में की गई अशोक ने धर्म की व्याख्या। निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का उल्लेख करता है। तो केवल दो ही इसमें सही है। देखिए धर्म का विवरण किसमें मिलेगा? 2 और 7 में मिलेगा, जबकि ये क्या कह रहा है कि रुम्नीदेही में मिलेगा, जबकि रुम्नीदेही में किसका लेख है? कर का। रुम्नीदेही में किसका लेख है? कर का, अर्थात कर किस प्रकार से दिया जाना है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कराधान का भुगतान के सामर्थ्य का सिद्धांत यह मानता है कि लोग करों की जिस राशि का भुगतान करते हैं वह उसकी आय या संपत्ति के सापेक्ष नहीं होनी चाहिए। कराधान का हित लाभ सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्तियों पर कर सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें मिलने वाले हितों के बारे में बताता है। तीसरा है वर्तमान कर धनी परिवारों से कर का जितना भाग लेता है निर्धन परिवारों से उसकी अपेक्षा अधिक भाग प्राप्त होता है। चौथा है अप्रत्यक्ष करों का लाभ यह है कि वे अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अर्थात 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। देखिए अप्रत्यक्ष करों का लाभ यह है कि अपेक्षाकृत सस्ते होंगे और आसानी से उगाए जा सकते हैं। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है भाई, इकोनॉमिक्स यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें कर चैप्टर है टैक्स, उसको आप पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें क्या दिया? कर का भुगतान के सामर्थ्य का सिद्धांत यह मानता है कि लोग करों को जिस राशि का भुगतान करते हैं वह उनकी आय या संपत्ति के सापेक्ष नहीं होनी चाहिए। संपत्ति आय के सापेक्ष नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है कर का हित लाभ सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्तियों का कर सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें मिलने वाले हित लाभ से के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन असत्य हैं? पहला, मजदूरी बोर्ड त्रिपक्षीय स्वरूप के होते हैं जिनमें कामगारों नियोक्ताओं और स्वतंत्र सदस्यों में से प्रतिनिधि होते हैं। पत्रकारों और गैर पत्रकारों के मजदूरी बोर्ड के सिवाय अन्य सभी मजदूरी बोर्ड सांविधिक स्वरूप के होते हैं। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजदूरी बोर्ड की उपयोगिता के विरुद्ध अनुशंसा दी है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, अर्थात दूसरा ही सही है। पत्रकारों और गैर पत्रकारों के मजदूरी बोर्ड के सिवाय अन्य सभी मजदूरी बोर्ड सर्वाधिक स्वरूप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम स्त्री अर्थात विवाह विच्छेदन पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 को संवैधानिक वैधता को अनुमोदित किया? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। दानियाल लतीफ़ी बनाम भारत संघ। दानियाल लतीफ़ी बनाम भारत संघ। देखिए मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेदन अधिनियम 1986 कानून राजीव गांधी सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे पूछ सकते किसके द्वारा बनाया गया? तो राजीव गांधी सरकार, राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है। जिसके मध्य से मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अप्रभावी किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को दानियाल लतीफ़ बनाम भारत संघ केस में संवैधानिक वैधता दी थी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। दूसरा, राष्ट्रपति विधान विषय प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। तीसरा है, संघ के प्रशासन संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सूचित किए जाने चाहिए।
यदि आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, अर्थात सभी के सभी कथन सही हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरत्राण उपाधि का प्रयोग किया। सभी राजश्री आदेश का कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। तो 1, 2 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, बिल्कुल सही बात है। राजाओं ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरपात्रिणी उपाधि का धारण किया, बिल्कुल ये भी बात सही है। यहाँ पर जो दरबारी भाषा थी वो केवल क्या थी? तेलुगु, जबकि इसने क्या दे रखा है यहाँ पर? तमिल दे रखी है, संस्कृत और कन्नड़ दे रखी है, जबकि ऐसा नहीं था। और राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। मध्यकाल में एकता का क्या अर्थ था? मध्यकाल में एकता क्या था? सैन्य अधिकारियों को सामुदेशिक विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व क्या से संबंधित था? ये भू राजस्व से संबंधित था। एकता प्रणाली अर्थात एकता पर था। देखिए, एकता सैन्य अधिकारियों समुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व से था। एकता का पद वंशानुगत नहीं था, अपितु यह स्थानांतरित किया जाता था। इसका पद जो है अनुवांशिक नहीं था, स्थानांतरित किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सुसज्जित नहीं थी? तो कौन सी थी? बाबर नामा। कौन सी? बाबर नामा। जबकि हमजानामा, रमजानामा, रजमनामा, तारीख अल्फी, ये सभी अकबर की ही पुस्तकें थी। अकबर के दरबार के चित्रकला से ये तीनों पुस्तकें संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? तो कौन सी? बिजली। बिजली क्या है? एक सार्वजनिक वस्तु नहीं है। जबकि राष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तुएं एवरेज अप्रतिस्पर्धा होती है। दूसरे शब्दों में, मूल्य न देने के कारण किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता और किसी एक व्यक्ति द्वारा उपभोग दूसरे की वंचना का कारण नहीं बना सकता। इस आधार पर विकल्प राष्ट्रीय उद्यान प्रकाश स्थान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? यहाँ पर 61 है। निजी शिक्षण संस्थानों की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाना, यह है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। जबकि संबंध शैक्षिक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार करना, यह भी उसका उद्देश्य है। उच्चतम शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारना उद्देश्य है। शिक्षा और नवप्रवर्तन हेतु स्वयं को समर्पित करने के लिए उच्चतम शिक्षण संस्थानों में सामर्थ्यता माहौल निर्मित करना, यह भी इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थात 1956 से 67 और 1960 से 61 के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात का जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये उसमें शामिल नहीं था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जबकि बुनियादी और भारी उद्योग विकास पर विशेष बल देना उसमें शामिल था। रोजगार के अवसर का व्यापक विस्तार करना भी शामिल था। आय और संपत्ति में समानता को घटना और आर्थिक शक्ति का अपेक्षाकृत अधिकृत स्वरूप का विवरण करना, ये भी इसमें शामिल था। जबकि ऑप्शन नंबर सी इसमें शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से निवारक निरोधक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? निरोध व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 22 के तहत 4 और 5 में उल्लेखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। निरोधित व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया हो वह उनसे पहले ही जेल में था। निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटे अधिक कारागार में रह चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट आंसर है, अर्थात केवल दूसरा ही यहाँ पर जो है सही है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया वह उससे पहले ही जेल में था। अर्थात कोई आदेश जब पारित किया गया तो उससे पहले वह जेल में है, तो इसलिए उस पर वह नियम और कानून लागू नहीं होता है। राष्ट्रीय बाल नीति 2023 कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है? तो 18 वर्ष से नीचे की आयु के व्यक्ति को क्या मानती है? बालक मानती है। राष्ट्रीय बालक आय नीति सन 2013, राष्ट्रीय बाल नीति सन 2013।